अयोध्या मामले को लेकर आने वाले फैसले के पेश नजर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मीटिंग बुलाई है। मुख्तार अब्बास नकवी की रिहाइशगाह पर मीटिंग जारी है। इस मीटिंग का मकसद मुल्क में अमन व अमान की बरकरारी कायम रखने के ताल्लुक से हिकमत अमली तय करना है। मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी, मुफ्ती मुकर्रम और प्रोफेसर अख्तरुल वासे समेत कई अहम शख्सियात मौजूद हैं। तो काफी अहम ये मीटिंग मानी जा रही है। ये मीटिंग जारी है इस वक्त। खुर्रम शहजाद इस मीटिंग के हवाले से मजीद तफसीलात के साथ हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं, लाइव उनका रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद, अयोध्या मामले को लेकर हमने देखा है कि मस्जिदों से मुनादी कराई जा रही है। इस बीच मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी की जानिब से ये मीटिंग बुलाई गई है और ये मीटिंग जारी है। ये मीटिंग अब तक इस मीटिंग से क्या कुछ जानकारियां बाहर निकलकर सामने आ पाई? देखिए, अभी तक ऐसी कोई जानकारी मीटिंग से निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जहां तक मुस्लिम लीडर्स का ताल्लुक है उसमें से महमूद मदनी यहां पर पहुंच चुके हैं। हालांकि नवेद हामिद के आने की बात थी, वो नहीं आए हैं। मुफ्ती मुकर्रम के आने की बात थी, वो नहीं आए हैं। अलबत्ता प्रोफेसर अख्तरुल वासे, तारिक मंसूर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि RSS से कृष्ण गोपाल यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये बहुत ही अहम हो गया है, क्योंकि जिस तरह से RSS ने पिछले दिनों मीटिंग की थी और उसके बाद ये कहा था कि सब अपनी अपनी जगह पर मौजूद रहें और किसी तरह की जो शांति है या अमन व अमान है उसको ना बिगड़ने दिया जाए। तो इसको लेकर के जो एक बात कही थी, आज कहना चाहिए कि उस तरह का एक पुल बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये काम मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी और कृष्ण गोपाल एक RSS और मुस्लिम लीडर्स के दरमियान एक पुल बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिस तरह से फैसला आने वाला है और उसको लेकर के तरह तरह की बातें की जा रही हैं, किसके हक़ में फैसला आएगा। लेकिन इससे आगे बढ़कर मुल्क में कैसे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब ना हो और कैसे अमन और शांति जो है वो बनी रहे, इसको लेकर के ये पूरी मीटिंग बुलाई गई है। हालांकि कई तरह की अपीलें जारी की गई हैं मुसलमानों की तरफ से। लगातार ये कहा गया है कि वो हर तरह का फैसला मानेंगे। इससे पहले मैंने जमात इस्लामी से भी बात की थी, उन्होंने कहा कि वो फैसला मानेंगे और सब लोगों को ये फैसला मानना चाहिए। उनकी तरफ से भी अपील जारी की गई। दूसरी तरफ हम मुल्क में देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है, दफ़ा 144 लगाई गई है। तो यानी कि सरकार हर तरह से किसी भी ऐसी अनहोनी को रोकने की कोशिश कर रही है जिसका कहीं ना कहीं खदशा पाया जाता है। तो ये सरकार की तरफ से कोशिश है और इसको उस तौर पर देखना चाहना चाहिए जिसमें RSS, मुस्लिम लीडर्स और मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी यानी कि सारे लोग मिलकर के एक पुरअमन और शांति का माहौल बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। सना, जाहिर सी बात है और उसी के तनाजुर में मीटिंग समझी जा रही है। मीटिंग हालांकि ये जारी है। इस मीटिंग में मुफ्ती मुकर्रम के हवाले से खुर्रम शहजाद बता रहे हैं कि वो इस मीटिंग में मौजूद नहीं है। इसके अलावा कई और ऐसे लोग हैं जो इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर पाए हैं। क्या वजूहात हैं जो इस मीटिंग से दूर रहे लोग? देखिए, ऐसी कोई लिस्ट सामने नहीं आई थी, क्योंकि हमारे ज़राए ने बताया था कि इन सारे लोगों को बुलाया गया है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आए हैं। अलबत्ता एक नाम और भी ख़ास है कि कमल फारूकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से वो यहाँ पर पहुँचे हैं। अजमेर शरीफ से यहाँ पर अमीन पठान पहुँचे हैं और दूसरे जो अजमेर शरीफ के जो गद्दी नशीन लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। काजी उबैदुर रहमान हाशमी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पहुँचे हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के साबिक सदर शमीम कैसर साहब वो यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये सारे लोग पहुँचे हैं और एक तरह से एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को गड़बड़ नहीं होने देगी और इस तरह का मैसेज नीचे तक जाएगा। और सरकार क्योंकि पूरी तैयारी में है, इसलिए किसी तरह के हालात जो है वो ख़राब ना हो, इसको लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और 4 बजे के करीब यहाँ पर ब्रीफिंग होगी और उसमें मालूम होगा कि किस तरह का डिस्कशन हुआ और किस तरह से अब आगे काम होना है, किस तरह का रोड मैप वो तय किया गया है। जी, आप खुर्रम शहजाद, हम ये देख रहे हैं कि अब 17 नवंबर से पहले जिस तरीके से हम सबको पता है कि अयोध्या मामले पर कुछ न कुछ फैसला आने वाला है, बड़ा फैसला है जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ रियासतों में अलर्ट जारी किया जा रहा है और साथ ही साथ अमन व अमान बरकरार रखने की लगातार अपील की जा रही है। उसी की कड़ी में आज ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। ऐसे में जो लोग इस मीटिंग में शिरकत किए हुए हैं, जिंदगी के मुख्तलिफ शोबे हयात से उनका ताल्लुक है, क्या मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से उन्हें कहा जाएगा, अपील की जाएगी कि आप लोगों के दरमियान जाएं और इस तरह से लोगों को बताएं कि अमन व अमान की बरकरारी में वो साथ दें?
बिल्कुल यही होने वाला है, क्योंकि मीटिंग का यही एजेंडा है। और मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी आखिर इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस काम को आगे कैसे लेकर जाएंगे, ये दरअसल इन लीडर्स के बीच में एक तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस तरह की सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं कि मदरसों के बीच में DMs जा रहे हैं, मुस्लिम इलाके हैं वहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे मीटिंग की जा रही है। तो नॉन मुस्लिम्स की तरफ से आखिर क्या कुछ हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें बताने के लिए और किस तरह से अमन अमान बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इसमें कृष्ण गोपाल जो RSS के कहना चाहिए कि जॉइंट अध्यक्ष को कह सकते हैं, उपाध्यक्ष कह सकते हैं, तो वो इसमें शामिल हो रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। इससे पहले हमने देखा था मौलाना अरशद मदनी के साथ एक मुलाकात पहले भी इन्हीं के तवस्सुत के साथ हुई थी। तो और हमने ये भी देखा है कि किस तरह का रोल जो है सरकार में और सरकार के साथ मिलकर के RSS का रहा है। तो अगर एक अच्छा और बेहतर रोल और मुल्क की सलामती के लिए अगर बेहतर रोल सामने आता है और सब लोग मिलकर काम करते हैं, तो उससे बेहतर शायद कुछ नहीं हो सकता। और इसी चीज़ को ले करके इस चीज़ को ज़मीन पर ले जाने के लिए, ताकि किसी तरह की अफवाहें ना फैलें और किसी तरह की बातें ना बने, कहीं से कोई रिवोल्ट ना हो, ना किसी तरह का जश्न मनाया जाए, इस तरह की बातें अपील भी हो रही हैं लगातार और इस पर बात भी हो रही है। तो सारे लोग, तकरीबन सारे लोग अब मीटिंग में पहुंच चुके हैं और मीटिंग की जो है शुरुआत हो गई है। हमसे ये कहा गया है कि 4 बजे के करीब मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी इस पूरे मामले को लेकर ब्रीफिंग देंगे। तो देखना यह होगा कि वो क्या कुछ बताते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है ये पूरी मीटिंग जो है शुरू हो गई है और इसका एजेंडा राम मंदिर अयोध्या जो तनाज़ा है, बाबरी मस्जिद का जो तनाज़ा है, वो फैसला किसी के भी हक़ में जाए, किसी के भी खिलाफ जाए और किसी भी तरह का फैसला आए, लेकिन बदअमनी है वो किसी तरह से नहीं पैदा होनी चाहिए। और उसी चीज़ को लेकर के ये मीटिंग हो रही है। जी खुर्रम शहजाद, जाहिर सी बात है इस मीटिंग पर हमारी निगाह टिकी हुई है, नजरें टिकी हुई हैं। इस मीटिंग को लेकर जिस तरीके से तमाम शोबे हयात से जुड़े हुए लोग इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं, ऐसे में क्या इस मीटिंग में मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से इन तमाम लोगों से क्या मशवरे भी लिए जा सकते हैं कि हुकूमत कोई चूक तो नहीं रखना देना चाहती, लेकिन आपके तहत क्या कुछ होना चाहिए, इस ताल्लुक से कुछ मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी लोगों से पूछ सकते हैं? बिल्कुल, दरअसल यही तो बात होनी है, कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाए। हमने देखा है कि सरकार में मुसलमानों के बीच में, उनकी लीडरशिप के बीच में बहुत ज़्यादा राब्ता नहीं रहा है और उस राब्ते को हमने देखा कि कुछ लोग वज़ीर-ए-आज़म से भी मिलने गए, वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मिलने गए, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लेवल और वो कॉन्टैक्ट है वो कहीं ना कहीं से निकल कर आया था। और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से इंतज़ामिया इक़दामात करे, कोई गड़बड़ी ना हो, कहाँ कहाँ पर ये काम होना चाहिए, ये सारे मशवरे होंगे, ये सारी बातें इस मीटिंग में होना तय है, क्योंकि एजेंडा ही यही है। तो इस चीज़ को लेकर के सारी बातें लोग अपनी बातें रखेंगे और कहाँ पर कैसे काम किया जा सकता है उसको लेकर के सारे लोग बताएंगे कि हुकूमत और किस तरह से इक़दामात करे और कहाँ पर उन लोगों को क्या लग रहा है। क्योंकि अब तक इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर ज़रूर आना शुरू हो गई थी, क्योंकि देखा गया कि मुस्लिम इलाकों में और मुस्लिम लीडर्स से और मदारिस में जाकर के DM ने लगातार मीटिंग ली, लेकिन सवाल उठने लगा था कि आगे नॉन मुस्लिम से ये इस तरह की बातें क्यों नहीं हो रही हैं। हालांकि RSS ने सिर्फ RSS की तरफ से ये कहा गया और दूसरी तंजीमों की तरफ से भी लगातार ये कहा गया कि नहीं, अब जो है अमन व अमान बनाकर रखना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सब लोगों ने अपना रवैया जो है, अपनी जो ज़बान है उसको काफ़ी नरम बनाया है और उस नरमी का असर है कि आज ये लोग जो है साथ मिलकर बैठे हैं। और सभी की यही ख्वाहिश है कि सभी अमन अमान बना के रखें, यही तमाम लोगों का कहना है। और साथ ही साथ ये भी कहना है कि अदालत का जो भी फैसला होगा वो काबिल कबूल होगा। बेहद शुक्रिया खुर्रम शहजाद, इस मीटिंग पर नजर बनाए रखें। हम आपसे 4 बजे रब्ता करेंगे कि इस मीटिंग के हवाले से क्या कुछ अमल मुरतब किया गया है, क्या किन चीज़ों पर गौर ख़ौस किया गया है। हालांकि अयोध्या मामले पर मुतवक्के फैसले के पस मंज़र में हमारे दिल्ली के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने जमात इस्लामी हिंद के जनरल सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर से बातचीत की है। सलीम इंजीनियर ने कहा है कि अदालत का जो भी फैसला आएगा वो मुसलमानों को मंजूर होगा। इनके वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ हैं। सलीम साहब, जिस तरह से बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद को लेकर के किस तरह की तैयारियां हैं, फैसला आने वाला है, आप लोग क्या सोच रहे हैं? हमको लगता है कि अब अदालती जो कार्रवाइयाँ हैं वो तो मुकम्मल हो गई हैं और फैसला लिखने की तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद है कि 17 नवंबर से पहले ये तारीख़ी फ़ैसला है जो हिंदुस्तान की तारीख़ में एक बहुत अहमियत रखता है। इंशाअल्लाह ये फ़ैसला
आएगा और हमें इस बात की पूरी तवक्को है कि ये फ़ैसला हक़ व इंसाफ की बुनियाद पर आएगा, एविडेंसेस की बुनियाद पर आएगा, दलाइल की बुनियाद पर आएगा जो अदालत में पेश किए गए हैं। और उससे हमारी जो अदलिया है, हमारी जो जुडिशरी है और हमारे मुल्क की जमहूरियत है, उसका वक़ार दुनिया में और ऊंचा होगा, ऐसी हम उम्मीद और तवक्को रखते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये फ़ैसला आप लोगों के हक़ में आने वाला है, बाबरी मस्जिद के हक़ में आने वाला है? और अगर ऐसा है तो माहौल दूसरी तरह का क्यों दिखाई दे रहा है? सिर्फ मुसलमानों से कहा जा रहा है कि आप लोग अमन व अमान बना कर रखिए, आप लोग भी अपील कर रहे हैं। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला किसी के हक़ में या ख़िलाफ़ होने के बजाय ये फ़ैसला हक़ और इंसाफ के मुताबिक आएगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हक़ और इंसाफ के मुताबिक फ़ैसला आएगा तो हम तमाम लोगों से यही तवक्को रखते हैं और अपील भी कर रहे हैं। हम मुस्लिम तंजीमों ने भी की है और दूसरे बिरादरान वतन के साथ मिलकर भी कोशिशें हो रही हैं कि फ़ैसला जो भी आए उस फ़ैसले में अमन व अमान को बाकी रखना और ऐसी कोई चीज़ न होने देना जिससे माहौल ख़राब हो, ये तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी है, तंजीमों की ज़िम्मेदारी है। और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। इसकी तरफ हम सबको तवज्जो दिला रहे हैं। बहरहाल ऐसा इम्कान नज़र तो नहीं आता, लेकिन फिर भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए और हुकूमतों को इसके लिए आमादा रहना चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं। और हुकूमत ने अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं। कई जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए फोर्सेस लगा दी गई हैं, दफ़ा 144 लगा दी गई है, अलर्ट जारी किया गया है। अगर फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आता है, यानी बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ आता है, तो क्या आप लोग उसको मान लेंगे? क्या दिल से भी मान लेंगे? देखिए, ये बात मुसलमानों की तरफ से, मुस्लिम जमातों की तरफ से बराबर दोहराई जाती रही है कि हम ये पूरी उम्मीद रखते हैं कि फ़ैसला हक़ व इंसाफ के मुताबिक आएगा। इसके बावजूद खुदा न खास्ता कोई और तरह का फ़ैसला आता है तो भी उस फ़ैसले को माना जाएगा, चाहे वो फ़ैसला हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो या ना हो। फ़ैसले को मानना एक अलग चीज़ है और फ़ैसले को हक़ समझना या इंसाफ समझना दूसरी बात है। लेकिन जब एक आखिरी अदालत तक बात पहुंच जाती है तो फिर उस अदालत की बात मानना ही उस नज़्म का और उसका तकाज़ा है। कई लोगों ने ये कहा कि अगर फ़ैसला हक़ में भी आ जाता है तो भी मुसलमानों को जगह राम मंदिर के लिए दे देनी चाहिए, इस तरह की बात भी कही गई है। और अगर आप ये फ़ैसला ख़िलाफ़ आता है तो क्या आप लोग अपील करेंगे? क्या दूसरे कानूनी मराहिल के लिए आगे बढ़ेंगे? नहीं, देखिए, अदालती कार्रवाइयाँ तो अब तकरीबन मुकम्मल हो गई हैं और जो भी कोशिशें हो सकती थी वो हो गई हैं। और फ़ैसला जैसे ही आएगा तो हमारी जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो देखेंगे अगर कहीं कोई और लीगल गुंजाइश है। वैसे तो हमें पूरी तवक्को है कि उसकी ज़रूरत शायद पेश नहीं आएगी, फ़ैसला हक़ व इंसाफ के मुताबिक आएगा। लेकिन अगर कहीं कोई गुंजाइश रहती है तो उन गुंजाइशों को उसका भी इस्तेमाल करने के बारे में सोचा जाएगा। एक आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं लगातार डीएम्स हैं, जो प्रशासन है, इंतज़ामिया है, वो मुसलमानों से बात कर रहा है, मुस्लिम जमातों से बात कर रहा है, मुस्लिम लीडर से बात कर रहा है, मदरसों में जाकर मीटिंग डीएम ले रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये काम हमारे जो गैर मुस्लिम भाई हैं उनके साथ भी उनको ये काम करना चाहिए? देखिए, हुकूमत की जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली जो मशीनरी है उनकी तो ये ज़िम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, अमन व अमान कायम रहे, कोई जो है माहौल में ख़राबी पैदा ना हो। इस बात की कोशिश उनको पूरे तौर पर करनी चाहिए और उसके लिए जिन जिन लोगों से या जिन लोगों से भी मिलने की ज़रूरत है वो हमेशा करते रहें और मिलना चाहिए। और हम तो इसको एक अच्छी अलामत के तौर पर देखते हैं कि वो फ़िक्रमंद हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ ज़रूर निभाएंगी। मुसलमानों से क्या कहेंगे? हमारी जो बात है वो सिर्फ मुसलमानों से नहीं, हमने तो पूरे मुल्क की आवाम से, सब मज़हब के लोगों से, सारे हिंदुस्तान की आवाम से हम यही कहना चाहते हैं कि अब मामला अदालत में पहुंच गया है और अदालत को फ़ैसला करना है और अदालत का जो भी फ़ैसला आए उसमें अमन व अमान को कायम रखना और उसमें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और आपसी ताल्लुकात और माहौल को ठीक ठाक रखना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जमात इस्लामी हिंद का साफ तौर पर कहना है फ़ैसला जो भी आए उसको मानना चाहिए, दिल कबूल करे ना करे, लेकिन अमन व अमान को कायम रखना सबकी ज़िम्मेदारी है। कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ खुरम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। मुंबई से आपको बड़ी खबर देते हुए चलें कि बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग शुरू हो चुकी है। चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे और सुधीर मुंगटीवार
दफ्तर पहुंच चुके हैं। हुकूमत साजी के मामले पर तबादले ख्याल इस मीटिंग में किया जाना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इस मीटिंग पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी आज सुबह से ही, क्योंकि इस मीटिंग में हुकूमत साजी के मामले को लेकर तबादले ख्याल किया जाना है। अब इस मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है। चंद्रकांत पाटिल, पंकजा मुंडे और सुधीर मुंगटीवार इस मीटिंग में शामिल हैं। इस मीटिंग में क्या कुछ हुकूमत साजी को लेकर फैसले लिए जाएंगे, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। इस मीटिंग पर मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ रहे हैं मुंबई से। वसीम, बताइएगा, इस मीटिंग की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ जानकारियां मिल पाई इस मीटिंग के हवाले से? कौन कौन से लीडर अभी इस मीटिंग में पहुंच चुके हैं, या फिर कोई ऐसे लीडर हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं? देखिए, ये बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है। ये बैठक काफी अहम बैठक मानी जा रही है, क्योंकि चुनाव खत्म होकर 12 दिन हो गए, नतीजे आ चुके हैं, 12 दिन से ज्यादा हो गए, अब तक महाराष्ट्र में सत्ता नहीं बन पाई है। जिस तरह से शिवसेना का रवैया रहा है बीजेपी को लेकर, कहीं ना कहीं बीजेपी काफी परेशान नजर आ रही है इस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी महाराष्ट्र में सत्ता स्थापित नहीं कर पा रही है। बैठक चल रही है मुख्यमंत्री निवास में, जहां पे सुधीर मुंगटीवार जो वित्त मंत्री वो पहुंचे हैं, चंद्रकांत पाटिल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वो हैं, गिरीश महाजन मंत्री है वो पहुंचे, पंकजा मुंडे, वी सतीश, ये सभी पहुंचे हुए और एक पूरे राजनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आगे की रणनीति तय करनी है। 9 तारीख को सरकार की मियाद खत्म हो रही है, इससे पहले ही सरकार में क्या क्लेम करना है या नहीं करना, या अपनी सहयोगी पार्टी के साथ, शिवसेना के साथ किस तरह से चर्चा करना है। जिस तरह से लगातार वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है। आज भी हमने देखा कि साफ लफ्जों में संजय राउत ने कह दिया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। उद्धव ठाकरे लगातार किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, आज भी औरंगाबाद दौरे पे हैं, बाकायदा उनसे चर्चा कर रहे हैं। तो एक प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे बीजेपी पर की जा रही है। तो ऐसे वक्त में बीजेपी इस पूरे मामले को कैसे निपटाएगी, ये देखने वाली बात है, कि इसलिए ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। बैठक करीब 2 बजे शुरू हुई है, अब तक 2 घंटे हो चुके हैं। इस बैठक में किसी तरह का कोई हल अभी तक नहीं निकल पाया। कोशिश ये कि जो सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी ने एक अलग तरह की रणनीति तय की है, वेट एंड वॉच की। वो सरकार में जाने से पहले शिवसेना को मनाना चाहती है। अगर शिवसेना उनके साथ नहीं आती तो सरकार बनाने के लिए वो पहल भी नहीं करेगी। ये सबसे बड़ी सवाल है कि पहल नहीं करेगी बीजेपी किसी भी तरह से सरकार बनाने में। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में बनी हुई है और शिवसेना के साथ लगातार जिस तरह से उनके रिश्तों में खटास आ रही है, उन्हें मनाने की कोशिश की। अगर वो बीजेपी अकेले के बल पर सत्ता में जाती है, बनाने की कोशिश करती है, तो ये सत्ता काफी दिन तक नहीं रह पाएगी। ये बीजेपी बेहतर तरीके से जानती है, तो इसलिए वो सरकार की पहल नहीं करेगी। अब ऐसे में बहुत सारी राजनीतिक परिस्थिति 9 तारीख के बाद यहाँ पे बदलने वाली है, कुछ नए समीकरण बनने वाले हैं। ये जो इससे पहले महाराष्ट्र में कभी ऐसा देखा नहीं गया था कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी सरकार बनाने का दावा नहीं किया गया है। और आज की जो बैठक है, इस बैठक में कई तरह की रणनीति तय की जाएगी, लेकिन वेट एंड वॉच की स्थिति में साफ तौर पर यहाँ पे बीजेपी दिखाई दे रही है। वसीम, इस मीटिंग से काफी उम्मीदें हैं लोगों को कि इस मीटिंग में कुछ न कुछ शायद फैसला बीजेपी ले। क्या लगता है कि ये जो उम्मीद है लोगों को हुकूमत साजी को लेकर फैसले के ताल्लुक से, क्या लगता है कि उम्मीदों पर खरी उतरती हुई बीजेपी इस मीटिंग के बाद दिखाई देगी, कुछ न कुछ फैसला जरूर लेगी, बशर्ते इसके आपने वेट एंड वॉच की पॉलिसी का भी जिक्र किया। क्या लगता है कुछ अहम फैसला ले पाएगी बीजेपी? देखिए, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस बाकायदा दिल्ली जाकर अमित शाह जी से मुलाकात की, उनसे चर्चा की, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में जानकारी दी, शिवसेना के रवैये के बारे में जानकारी दी और सत्ता को लेकर किस तरह से रणनीति तय की जाए, इसे लेकर जो चर्चा हुई, उस चर्चा के बाद आज कोर कमेटी की बैठक काफी अहम है। इस बैठक में पूरी तरह से रणनीति तय की जाएगी। अगर बीजेपी पहल करती है शिवसेना को मनाने के लिए तो क्या फॉर्मूले हो सकते हैं, अगर नहीं पहल कर सकती है तो उसके दूसरे नतीजे क्या हो सकते हैं। इन 2 मुद्दों पे बाकायदा यहाँ पे चर्चा की जा रही है। अगर पहल करती है तो काफी दिक्कतें हो सकती हैं सरकार बनाने में बीजेपी को, अगर शिवसेना उनका समर्थन नहीं देती है तो। अगर वो किसी तरह से सरकार बनाने का दावा नहीं करती और वेट एंड वॉच की स्थिति में रहती है तो हो सकता है कि आखिरी जो समीकरण है वो बदलता हुआ नजर आए। बीजेपी चाहती है कि शिवसेना खुद उनके सामने से आए और उनसे चर्चा करे। अगर ये स्थिति बनी रही तो राज्यपाल की यहाँ पे महाराष्ट्र में भूमिका काफी बढ़ जाएगी। एक विशेष सेशंस बुलाना पड़ेगा, उसके बाद सभी को शपथ विधि बनाना है 2 से 3 एजेंडे में। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियों को बीजेपी पूरी तरह से जानती है, वो वक्त चाहती है और इसी वक्त को देखते हुए उन्होंने एक साफ तौर पर एक रणनीति तय कर रही है कि किसी भी तरह से सत्ता में जाना नहीं है और उस सत्ता का क्लेम नहीं करना है और वेट एंड वॉच की स्थिति करना है कि शिवसेना अपनी क्या भूमिका निभाती है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से शरद पवार के साथ उनके नेताओं की मीटिंग हो रही है, शरद पवार सोनिया गांधी से मुलाकात करके ये भी कहते हैं कि राजनीति में कुछ भी
पॉसिबिलिटी है। तो इसे भी देखते हुए वेट एंड वॉच की स्थिति में तो ये आज की बैठक काफी अहम बैठक है शिवसेना और बीजेपी के लिए, और बीजेपी इस पे एक बड़ी रणनीति के साथ इस मैदान में उतरने वाली है। जी बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से बातचीत करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर भी इस वक्त मुंबई से ही आ रही है और बीजेपी और शिवसेना के दरमियान खींचतान से ही जुड़ी हुई है। बीजेपी से किसी भी सतह पर अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। शिवसेना का ये कहना है, शिवसेना बीजेपी से लगातार नाराज है। वजीर आला के ओहदे और आदित्य ठाकरे को जीत पर मुबारकबाद ना दिए जाने से पार्टी नाराज है। अब नया शोसा शिवसेना की तरफ से कि आदित्य ठाकरे को जीत की मुबारकबाद भी नहीं दी गई बीजेपी की तरफ से, इसलिए शिवसेना नाराज है। बीजेपी से किसी भी सतह पर अब तक बातचीत नहीं हुई है, तो लगातार ब्लैकमेलिंग के स्थिति पर शिवसेना देखी जा रही है। अब नया मोड़ ये दिखाई दे रहा है। आदित्य ठाकरे को जीत पर मुबारक नहीं दिए जाने पर शिवसेना बीजेपी से नाराज है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे। अमित रॉय हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं मुंबई से। अमित, लगातार कुछ न कुछ शिवसेना नए नए शोशे छोड़ रही है। आज शिवसेना कह रही है कि आदित्य को जीत पर मुबारकबाद नहीं दी गई, इसलिए हम नाराज हैं। कब तक ये नाराजगी चलती रही? देखिए, निश्चित तौर पर इस नाराजगी का अंत होता दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से हम देखते हैं कि सुबह संजय राउत जो है एक नया बयान जो है रोज जारी कर देते हैं, आज उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा और हर हालत में होगा। तो अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं शिवसेना के, उनका साफ तौर पे कहना है किसी भी स्तर पर बीजेपी से बातचीत नहीं हुई है और सीएम पद के बंटवारे के साथ साथ शिवसेना इस बात पे भी नाराज है कि अभी तक बीजेपी के किसी भी बड़े नेता का आदित्य की जीत पर बधाई के लिए फोन नहीं आया, क्योंकि ठाकरे परिवार से पहले शख्स आदित्य ठाकरे जो चुनाव में उतरे, अब भारी बहुमत से जो है वर्ली सीट से उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन उस दिन सिर्फ जो है सीएम देवेंद्र फडणवीस का फोन आया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की समय बदल चुका है, उस पर बातचीत हुई, उन्होंने बधाई तक नहीं दी। जबकि शिवसेना का ये क्लेम है कि उद्धव ठाकरे जो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नामांकन के समय खुद जो है गए थे वहां पर, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी भी आला नेता ने जो है बधाई देने के लिए भी शायद फोन नहीं किया, जिससे शिवसेना के जो आला नेता है उद्धव ठाकरे हैं, ये सभी लोग नाराज चल रहे हैं कि हम पहल कर रहे हैं लेकिन बीजेपी की तरफ से पहल नहीं की जा रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा निकल के सामने आ रहा है कि जिस तरह से आदित्य ने भारी मतों से जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी की तरफ से किसी भी नेता ने या महागठबंधन की तरफ से किसी भी नेता ने जो है बधाई नहीं दी। हालांकि उसमें एक और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि शरद पवार से काफी नजदीकियां जो है इस समय शिवसेना की बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि शरद पवार से काफी मनमुटाव है, कई राजनीतिक उठापटक देखने को मिली, एक दूसरे के प्रति चुनाव में आरोप प्रत्यारोप भी हुए, लेकिन आदित्य की जीत पर जो है पवार परिवार की तरफ से जो बधाई दी गई, लेकिन वही सहयोगी पार्टी बीजेपी की तरफ से कोई भी जो है बधाई नहीं दी गई। तो कहीं न कहीं एक के बाद एक मुद्दे जो है शिवसेना तरफ से निकल रहे हैं और इनके बीच की जो रसाकसी है, जो दोनों के बीच जो वाक युद्ध चल रहा है, वो कभी भी खत्म होने का नाम जो है बिल्कुल नहीं ले रहा है। अब 9 तारीख को जो इस सरकार की मियाद खत्म हो रही है, बहुत ही कम समय बचा हुआ है। देखना ये होगा आखिरकार क्या रास्ता निकलता है, क्या शिवसेना बीजेपी मिलकर सरकार बनाती है या जो दूसरा समीकरण चल रहा है कि शिवसेना प्लस एनसीपी प्लस कांग्रेस ये तीनों मिलकर सरकार गठित करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन माहौल जो है या जो राजनीतिक समीकरण है वो बिल्कुल जो है उलझता हुआ नजर आ रहा है। जी जाहिर सी बात है और इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी क्या सरकार बनाने की तजवीज़ रखती है या नहीं, बड़ी पार्टी होने के नाते, और शिवसेना के 50-50 फॉर्मूले पर अमल करती हुई दिखाई देती है या नहीं। हालांकि बीजेपी कोर कमेटी की इस वक्त मीटिंग भी जारी है। बहुत शुक्रिया अमित राय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील देने के लिए। दिल्ली में वकीलों और पुलिस एहलकारों के दरमियान जंग सर्द नहीं हुई है। एक तरफ जहां वकीला का एहतजाज जारी है, तो वहीं आज दिल्ली पुलिस के जवान दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर काली पट्टी बांधकर एहतजाज कर रहे थे। एहतजाज कर रहे पुलिस जवानों का कहना है कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। इन्होंने कहा कि हम पूरा अमन एहतजाज करेंगे और कमिश्नर तक अपनी बात पहुंचाएंगे। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने एहतजाजी पुलिस एहलकारों से बातचीत की। कमिश्नर ने एहतजाज कर रहे पुलिस एहलकारों से कहा कि कुछ दिनों से पुलिस वालों के लिए इम्तहान की घड़ी है। इन्होंने इन एहलकारों से ड्यूटी पर लौटने के लिए भी कहा। इन्होंने मजीद कहा कि दिल्ली पुलिस ने वज़ारत दाखिला को रिपोर्ट सौंप दी है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत और आवाम को हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं और अदालती जाँच आने तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। इसके बावजूद भी ये पुलिस एहलकार अपने एहतजाज पर डटे हुए हैं और इंडिया गेट पर भी अपने अहल खाना के साथ एहतजाज करने का मन बना चुके हैं।